हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? सभी ठीक हो? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और हमारे लेक्चर्स के इस स्ट्रीम में आज हम अपने नए लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने ऑप्टिक्स के बारे में काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस किया। आज हमारा जो नया चैप्टर होगा वो होगा हीट, जिसे हम लोग कैलोरीमेट्री या थर्मोडायनामिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये 10 क्लास हो या 12 क्लास हो, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आजकल आईसीएसई बोर्ड्स में क्लास 9 में भी हीट चैप्टर को इंक्लूड कर देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 9, 10 और 12 इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और 11th में तो थर्मोडायनामिक्स तुम्हें पढ़ना ही है। तो कहीं ना कहीं ये 9 to 12 हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर टुडे विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट, ठीक है? So let us first begin with its basic definition, the traditional definition कि what do you mean by heat, है ना? हीट के बारे में हम लोग समझते क्या है? कभी किसी चीज़ को टच करके देखते हो तो कभी फील होता है कोई चीज़ बहुत गर्म है, कभी कोई चीज़ फील होता है बहुत ज़्यादा ठंडा है। दिमाग में ये सेंसेशन आता है, मतलब हमारे पास सेंस करने के लिए स्किन है। जब स्किन उसके कांटेक्ट में आता है तो ये सेंस करता है और हमारे माइंड तक इसको सिग्नल प्रोवाइड कराता है। तो हमारा दिमाग उसको सेंस करता है कि ये ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है। तो ये किस बेसिस पे सेंस करता है ना? बात मतलब ये यहाँ उठता है कि किस बेसिस पे सेंस करता है। तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हीट होता क्या है। बेसिकली हीट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के इंटरनल एनर्जी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास दिमाग में वर्ड आता है वो आता है हीट। क्योंकि देखो, जरूरी नहीं कि किसी ऑब्जेक्ट को तुम हीट प्रोवाइड करो तो ही वो गर्म होगा। बाय डिफॉल्ट नेचुरली भी बॉडी में हीट होता है। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का भी अपना एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, समझ रहे हो ना? 32 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो वो हीट कहाँ से आया? वो तो किसी ने सप्लाई नहीं किया मुझे, या किसी भी ह्यूमन बॉडी में हीट सप्लाई नहीं किया गया, फिर आया कहाँ से? वो भी तो हीट है। तो उसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग ये नाम देते हैं, दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, है ना? अब बहुत सारे फंक्शंस में जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारा ब्लड का फ्लो होना। जब ब्लड फ्लो होता है तो क्या होता है? ब्लड काफ़ी प्रेशर के साथ हमारे पूरे एंटायर बॉडी में रन करता है। इसके वजह से क्या होता है कि ब्लड का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और हम लोगों को सभी को पता है छोटे क्लास से कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट में हीट प्रोड्यूस होगा। मतलब कहीं ना कहीं उसके इंटरमॉलिक्यूलर मोशंस जो होंगे वो काफ़ी इंक्रीज कर जाएंगे, काफ़ी फास्ट मोशन होने लगेगा, पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन्स होने लगेगा। तो इससे क्या होगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। एज अ रिजल्ट बॉडी में एक एनर्जी डेवलप होगा, द इंटरनल एनर्जी, जिसे हम लोग हीट का नाम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा हीट इज नथिंग बट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। या बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी सेंस थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। एंड स्पेशली हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो कौन स्पेशलाइज्ड है हीट के लिए? स्किन। तो स्किन से हम लोग हीट को सेंस कर सकते हैं। तो कभी कोई ऑब्जेक्ट गर्म, कभी कोई ऑब्जेक्ट ठंडा लगता है, तो ये डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट ऑफ हीट है कंटेंट वो कितना ज़्यादा है। अगर अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट बाय अ बॉडी इज क्वाइट लार्ज, तब वो बॉडी क्या होता है? गर्म हो जाता है। और अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट बाय द सेम बॉडी इज क्वाइट लो, क्वाइट स्मॉल, तब उस केस में हम कहते हैं कि ठंडा हो गया। तो ठंडा ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। ये जो हॉट है, ये जो हीट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि किसमें कितना ज़्यादा हीट कंटेंट है, वो बॉडी उतना गर्म। जितना हीट निकाल दोगे वो बॉडी धीरे धीरे हीट लॉस करने लगेगा, एनर्जी लॉस करने लगेगा। उसी को हम लोग दूसरा वर्ड दे दिए कोल्ड, मतलब वो बॉडी ठंडा हो गया, है ना? तो ये बेसिकली एक्सटेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी कंटेन्ड बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी कितना एक्सटेंट तक इंटरनल एनर्जी को कंटेन करता है वही हमारा हीट हो गया, ठीक है? ये बात समझ में आ गया कि हीट क्या होता है। बहुत लोग दो चीजों में बहुत मिसकंसेप्शन में रहते हैं, काफी कंफ्यूज करते हैं हीट और टेम्परेचर के बीच में। दोनों लोग कंफ्यूज, इस दोनों टॉपिक में काफी बेसिक डिफरेंस है, काफी कंसेप्ट का डिफरेंस है। तो हीट समझ गए। हीट को मेजर करने के लिए हमारे पास दो यूनिट होता है। पहले इसका यूनिट देख लेते हैं फिर टेम्परेचर पे आएंगे।
हीट को मेजर करने के लिए हमारे पास दो यूनिट है। एक हमारा यूनिट क्या है, जूल, और एक होता है कैलोरी। ठीक है, जूल एंड कैलोरी। तो बोलोगे सर यूनिट तो कई सारे होते हैं, तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। रखता है। यूनिट अमाउंट ऑफ हीट को बहुत इंपॉर्टेंटली डिफाइन करता है। अगर हम जूल में हीट को प्रोवाइड करेंगे तो जूल इज फॉर स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ हीट, और जो कैलोरी है वो बिगर क्वांटिटी ऑफ हीट के लिए होता है। तो दोनों का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि हम लोग कैलोरी का जब बात करेंगे तो जूल बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए, जैसे थोड़ा बहुत हम लोग काम कर रहे हैं तो हाउ मच जूल ऑफ वर्क दैट वी आर डूइंग, तो उसमें जो एनर्जी का लॉस होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हम दिन भर में कितने सारे काम करते हैं तो क्या होता है, बॉडी हमेशा थक जाता है क्या, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत काम किए, अभी भी बॉडी एक्टिव, हम काम कर सकते हैं। तो उसमें जो हीट लॉस होता है बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, इसलिए उसको हम लोग जूल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट कैलोरीज, जैसे कि कोई फिटनेस फ्रीक होते हैं, वो लोग अपने कैलोरी कंटेंट को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं कि हाउ मच कैलोरी दे आर कंज्यूमिंग इन देयर डे टू डे लाइफ, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये बड़े क्वांटिटी के लिए। हम जो भी खाते हैं, जो भी एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर होता है, ये लार्ज अमाउंट में स्टोर होता है। तो ऐसे क्वांटिटी ऑफ हीट को हम लोग कैलोरीज में जनरली मेजर करते हैं। तो इतना बात क्लियर हो गया कि जूल इज फॉर स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ हीट एंड कैलोरी इज फॉर बिगर क्वांटिटी ऑफ हीट। ये बात क्लियर हो गया। चलिए, कैलोरी को थोड़ा समझा जाए। जो हमारा बेस है आने वाले कई सारे टॉपिक्स का, तो कैलोरी इज बेसिकली नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट, है ना। तो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ, it is the amount of heat required by a body. It is the amount of heat required by a body of unit mass to raise its temperature by 1 डिग्री C। ठीक है, मतलब 1 कैलोरी ऑफ हीट, अगर कोई पूछ दे 1 कैलोरी ऑफ हीट कितना होता है, 1 कैलोरी ऑफ हीट कितना होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय बॉडी ऑफ यूनिट मास टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री C। ठीक है, बॉडी का जो भी मास है, मान लो यूनिट मास कंसिडर करते हैं, उस यूनिट मास ऑफ बॉडी में उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए जितना हीट प्रोवाइड किया जाए वो 1 कैलोरी निकल के आता है। ये बात समझ में आ गया। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया कैलोरी का। तो हमें लगता है कि ये हीट और जूल, इन सभी के बीच में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हीट के बाद आता है टेम्परेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। हीट पढ़ने के बिना हम टेम्परेचर को नहीं समझ सकते। अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज अ पैरामीटर। It is a parameter to measure the amount of heat contained by a body। कोई भी बॉडी कितना हीट कंटेन करता है, इसको मेजर करने का ये तरीका एक जरिया है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज यूज्ड टू मेजर हीट कंटेन्ड ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी में कितना ज्यादा इंटरनल एनर्जी है, उसको हम लोग मेजर करने के लिए कुछ तो यूनिट रखना, कुछ तो क्वांटिटी रखना होगा ना। दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट टेम्परेचर। टेम्परेचर के मदद से हम बॉडी के हीट कंटेंट को मेजर कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी में कितना एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, तो जो स्टोर्ड एनर्जी होता है ना, बेसिकली हीट एनर्जी क्या होता है, स्टोर्ड फॉर्म में, हिडन फॉर्म में होता है हमारे बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, हिडन फॉर्म में होता है, हिडन फॉर्म में स्टोर होता है। तो इस तरह की एनर्जी को हम लोग कभी कभी लैटेंट हीट का भी नाम देते हैं। लैटेंट का मतलब क्या होता है पता है? हीट, हिडन, छुपा हुआ। किसी बॉडी के अंदर कितना हीट छुपा हुआ है वो हम लोग लैटेंट हीट से भी जनरली फिजिकल मीनिंग में हम लोग
समझ सकते हैं, इसको मान सकते हैं। तो टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज अ पैरामीटर टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट कंटेन्ड बाय अ बॉडी। किसी भी बॉडी में कितना ज्यादा हीट है ये कौन बताता है? टेम्परेचर। कोई बॉडी ठंडा है या गर्म है तो इसको बताने के लिए हम लोग किसका मदद लेंगे? टेम्परेचर का। यानी कि एट द एंड और कंक्लूसिवली वी कैन से टेम्परेचर इज यूज्ड टू डिफाइन व्हाट? हीट। किसी भी बॉडी के हीट को डिफाइन करने के लिए किसका यूज पड़ रहा है? टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का एग्जिस्टेंस जो है बिना हीट का संभव नहीं है। हीट को डिफाइन करने के लिए हीट का मदद ले रहा है टेम्परेचर डिफाइन करने के लिए बॉडी के इंटरनल एनर्जी को, लेकिन हीट को टेम्परेचर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है, टेम्परेचर का हीट पे डिपेंडेंसी होता है। क्योंकि बॉडी का जब तक कुछ हीट कंटेन नहीं होगा तब तक टेम्परेचर मेजर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। तो वही चीज है, हीट और टेम्परेचर में अब लगता है बेसिकली डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? ये भी टेम्परेचर ही बॉडी का डिफाइन करता है। अगर मान लो लेट अस सपोज देयर आर टू बॉडी ए एंड बॉडी बी, ठीक है। अब मान लो इससे बाय एनी मीन किसी कंडक्टर के थ्रू इसे कनेक्ट कर दो, नाउ द हीट विल स्टार्ट टू फ्लो। अब डिपेंड करता है कि भाई किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ आएगा। भाई बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गया यहाँ पे। तो इसके केस में हम लोग कैसे समझेंगे? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डिफाइंड बाय द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स सपोज द बॉडी ए इज एट हायर टेम्परेचर एंड बॉडी बी इज एट लोअर टेम्परेचर। तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो हमारा ये वाला एरो सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया? तो इसको हम लोग मिटा सकते हैं। तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर के मदद से एक थर्मामीटर ले सकते हो, किसी ह्यूमन बॉडी के हीट को मेजर करने के लिए हम लोग थर्मामीटर लेते हैं। बहुत सारे अलग अलग बॉडीज होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सभी के हीट को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग मेजरिंग डिवाइस होता है जो हीट को मेजर कर सकता है। तो मान लो किसी बॉडी को मेजर करने का, हीट मेजर करने का कोई डिवाइस है, उसने उसका हम लोगों ने यूज किया और मेजर किया। तो मान लो ये 50 डिग्री सेल्सियस पे है और ये हमारा चलो मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब हीट कहां से कहां फ्लो करेगा? हीट विल फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ये तो बात फाइनल हो गया। अब सवाल उठता है कि ये कब तक फ्लो करेगा? तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर स्टूडेंट्स मोस्टली क्या बोलते हैं, सर जब इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। तो व्हाट इज दैट इक्विलिब्रियम स्टेट? वो भी तो जानना जरूरी है ना, कि जब तक दोनों बैलेंस ना हो जाए, जब तक दोनों बैलेंस नहीं हो जाएगा तब तक हीट फ्लो करता रहेगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो बैलेंस्ड स्टेट कौन सा है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सा है? कौन से टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद ये दोनों मिल करके जो एक सिस्टम बना रहा है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको एवरेज निकालो। मतलब इसने जितना हीट लॉस किया उतना ही इसने गेन किया। तो यानी कि इसको एवरेज पहले निकालो, 50 + 20/2 कर दो, हमारे पास क्या आया? 35 डिग्री सी, 35 डिग्री सेल्सियस तक हीट ट्रांसफर होगा। तो सवाल उठता है कि ये कितना लॉस करेगा? तो मतलब ये 50 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। इसने इतना लॉस कर दिया, लूज किया। अब ये 20 क्या हो जाएगा? इसमें 15 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि ये 35 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। मतलब 15 डिग्री सेल्सियस क्या है? हीट इसने लूज किया और 15 डिग्री सेल्सियस इसने गेन किया। तो अल्टीमेटली जब ये 35 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा और ये 20 से बढ़ के 35 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, तब देखो दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। मतलब नाउ बोथ द बॉडीज आर इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट मीन्स बोथ द बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर, तो हमारा वो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो गया? 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस के पॉइंट पे ये दोनों बॉडी क्या होगा? इक्विलिब्रियम में आ गया। अब हीट विल स्टॉप टू फ्लो। अब हीट फ्लो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब बॉडी क्या है? हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट सभी को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो अब समझ में आ गया होगा कि हीट और टेम्परेचर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये कंसेप्चुअल बात था।
तो अब डिपेंड करता है कोई भी बॉडी अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसका एब्जॉर्प्शन किस किस बातों पे डिपेंड करता है। अगर किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड किया गया, मान लो सपोज देयर इज अ बॉडी हैविंग मास m एंड हीट इज गिवन टू इट, नाउ दिस बॉडी इज एब्जॉर्बिंग हीट, ठीक है। तो ये बॉडी हीट कितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक बॉडी है उसको अपने मन से जितना चाहो उतना हीट दे दो एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं। हर चीज का अपना एक कैपेसिटी होता है ना। हमारे ह्यूमन बॉडी का भी कैपेसिटी होता है कि हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, है ना। अगर कोई एक इंसान कुछ खा सकता है तो उससे कोई इंसान ज्यादा या उससे कम ही खा सकता है। हर इंसान का कैपेसिटी एक जैसा नहीं हो सकता, है ना। अगर मैं 4 रोटी खा सकता हूँ तो हो सकता है तुम 10 रोटी खा लो, हो सकता है तुम 2 ही रोटी खाओ। तो ये तुम्हारे कैपेसिटी पे, हमारे कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो हीट किसी भी बॉडी को दे दिया जाएगा तो एट रैंडम अपने आप वो सारा हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा। ये कुछ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमारा पहला फैक्टर है हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। कोई भी हीट, कोई बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा वो डिपेंड करता है उस बॉडी के मास पे। उस बॉडी का मास कितना ज्यादा होगा। मोटे आदमी को देखो काफी खाते हैं क्योंकि उसको एनर्जी का ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि वो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा, कोई हैवी ऑब्जेक्ट जो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो उसके मास पे बहुत डिपेंड करता है। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये पहला फैक्टर हो गया। फिर दूसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर डिफरेंस, कोई भी बॉडी के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। अभी मैंने एग्जांपल जो बताया कि दो बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे था, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे था। तो ये किस बात पे डिपेंड किया, हीट एब्जॉर्प्शन, दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। ये 50 डिग्री पे था, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे था, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। और मानते हैं एक और केस है, मान लो एक और बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी, दोनों को डैश मान लो, ए डैश बी डैश। अब एक बॉडी है 50 डिग्री सी पे, अब ये है 30 डिग्री सी पे, ठीक है। आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 20 डिग्री सी। ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, डेल टी इज बेसिकली डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है किसी भी चीज के डिफरेंस को हम लोग जब दिखाते हैं ना तो उसको डेल्टा से यूज करते हैं, ठीक है। डेल्टा यानी कि अब दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस किसका ज्यादा है, इसका 30 डिग्री सेल्सियस है और इसका 20 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस इसमें ज्यादा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो यानी कि दोनों को तुम इक्विलिब्रियम स्टेट करोगे तो 35 है, और इस दोनों का इक्विलिब्रियम स्टेट करोगे कितना आ जाएगा, 50 + 30 डिवाइडेड बाय 2, तो 50 30 80 हो गया 2, तो हमारा 40 डिग्री सेल्सियस आ गया डिफरेंस, 40 डिग्री, और इसमें कितना 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो हीट एब्जॉर्प्शन किसमें ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है 40 डिग्री सेल्सियस जिसमें है तो उसमें ज्यादा आ जाएगा। 50 + 30 80 हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 40, मतलब ये 10 डिग्री सेल्सियस लूज करेगा तो ये 10 गेन करेगा। और इसमें क्या था तुम्हारा 50 70 डिवाइडेड बाय 2 35 आया, यानी कि 15 15। तो देखो डिफरेंस ज्यादा है तो ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया 15 डिग्री सेल्सियस, और इसमें डिफरेंस कम था तो देखो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस ही हीट का शेयरिंग हुआ है। बात समझ में, शेयरिंग मतलब ट्रांसफर हुआ है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगा। फिर तीसरा वाला जो है ये हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी में यूज नहीं होता है, बट अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, मटेरियल ऑफ द बॉडी, material of the body with which it is made up of, it is made, material of the body with which it is made, किस मटेरियल का बना है। अच्छा एब्जॉर्बर एक मेटल हो सकता है, एक गुड एब्जॉर्बर, और एक नॉन मेटल क्या होता है, इट इज अ बैड एब्जॉर्बर। तो अब ये इसका मतलब ये तो नहीं कि मेटल एक जैसा ही हर मेटल हीट को एब्जॉर्ब करेगा। आयरन का एब्जॉर्ब करने का एबिलिटी और कॉपर का हीट एब्जॉर्ब करने का एबिलिटी, सिल्वर का एब्जॉर्ब करने का एबिलिटी क्या एक जैसा हो सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर होता तो फिर आयरन आयरन नहीं होता, कॉपर कॉपर नहीं, सिल्वर सिल्वर नहीं होता, सब एक ही होते, सबको एक ही नाम दिया जाता। तो सभी के अपने एबिलिटीज के बेसिस पे कई सारे एबिलिटीज होते हैं, जैसे कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, है ना, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। उन सभी में ये एक फैक्टर है कि ये हीट कितना एब्जॉर्ब करेगा, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना होगा। जितना अच्छा मटेरियल होगा वो उतना अच्छा हीट को एब्जॉर्ब कर सकेगा। और कोई भी अगर अच्छा एब्जॉर्बर होता है तो वो एक अच्छा एमिटर भी होता है, ठीक है। आगे क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर्स में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन,
अगर कोई ऑब्जेक्ट हीट को एब्जॉर्ब करने का एबिलिटी अच्छा रखता है तो वो अच्छा रेडिएट करने का भी एबिलिटी रखता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये मटेरियल ऑफ द बॉडी हो गया कि किस से बनाती है, ये तीन चीज हो गया हमारे पास। तो अगर हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन तैयार हो जाएगा। और वो रिलेशन क्या है, थोड़ा देख लिया जाए। पहले फैक्टर के अकॉर्डिंग इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। फिर दूसरा था टेम्परेचर, लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों को कंबाइन करोगे तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल टी। ये कर सकते हो, इजी है। अब कभी भी फिजिक्स में हमें इक्वेशन का जरूरत पड़ता है, ये तो अभी भी प्रोपोर्शनल फॉर्म में है ना, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को इक्वल विथ अ कांस्टेंट इनपुट करते हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन डेवलप होता है Q इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। तो हियर C इज व्हाट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। C इज व्हाट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात समझ में आ रहा है? तो हमारे पास Q का क्या वैल्यू आ गया, C मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी। ये बताता है किसी भी बॉडी के हीट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को, कोई भी बॉडी कितना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हमारे पूरे प्लैनेट पे सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने का जो एबिलिटी है वो नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस में वाटर का होता है। वाटर सबसे अच्छा हीट एब्जॉर्बर होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत मतलब प्रख्यात है, फेमस है। वाटर बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए तुम देखोगे बहुत सारे जगह पे वाटर को एज अ हीट मॉडरेटर की तरह यूज़ किया जाता है। जब कभी कभी कार वार में ट्रैवल करोगे तो देखोगे आगे एक मॉडरेटर लगा होता है, उसमें पानी भर देते हैं ड्राइवर्स। क्यों लॉन्ग रन में जब कार चलता है तो हीट, इंजन जो होता है काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है, तो इंजन गर्म हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, उसमें आग लगने का चांसेस है। तो उस चांसेस को, एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए उसके मॉडरेटर में पानी भरा होता है। तो पानी क्या करता है, सिंस इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज मैक्सिमम, सो इट विल एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द एक्सेस हीट प्रोड्यूस्ड बाय द हीट इंजन। तो क्या होगा, इंजन के टेम्परेचर को मॉडरेट करके रखेगा, है ना, इसलिए मॉडरेटर उसका नाम दिया गया। तो इंजन में क्या होगा, आग लगने से बहुत हद तक बच जाएगा। बात समझ में आया? तो ये हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका ज्यादा हो गया, वाटर का सबसे ज्यादा हो गया। हर सब्सटेंस का अपना अपना होता है, तो यानी कि इट इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी का ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। इसको इंडिविजुअली भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि किन किन फैक्टर्स पे एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन का क्या क्या फैक्टर्स है। तो हमारे पास तीन फैक्टर्स निकल के आए, जिसमें दो फैक्टर्स क्या है, वो हमारे पास न्यूमेरिकली अवेलेबल है इस इक्वेशन के फॉर्म में। तो इस इक्वेशन को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, कैसे? देखो, हमारे पास क्या इक्वेशन आया, Q इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। तो C का वैल्यू अगर निकालोगे तो Q बाई एम इंटू डेल टी, ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इक्वेशन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में भी पढ़ेंगे इसके बाद। तो ये हमारे पास आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इक्वेशन। ऑलराइट, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हीट कैपेसिटी का। दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग हीट कैपेसिटी, जिसको कभी कभी थर्मल हीट कैपेसिटी के नाम से भी हम लोग बुक में देखते हैं, और एक होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हम लोगों ने सिंबल भी निजात कर लिया C, और इसके लिए हम लोग इस सिंबल को यूज कर लेते हैं, लेट इट बी C डैश। ऑलराइट, ये अपने पे सिंबल कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, हीट कैपेसिटी। तो चलो हीट कैपेसिटी को पहले पढ़ते हैं। हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी मतलब इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू एब्जॉर्ब हीट। तो हाउ मच हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी, ये कैसे डिफाइन करेंगे।
तो टेक्निकली कुछ डेफिनेशन देना होगा। तो हीट कैपेसिटी मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ heat required by a body of certain mass। यहाँ पे मास स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ऑफ सर्टेन मास, इसलिए यहाँ पे आप कुछ भी नहीं मान सकते हैं। ऑफ सर्टेन मास द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी ऑफ सर्टेन मास टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 1 डिग्री सी। फ्रॉम मतलब मानते हैं बॉडी रहा होगा 14.5 डिग्री सी पे, तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया 15.5 डिग्री सी तक। ठीक है, 15.5 डिग्री सी, तो कितना टेम्परेचर बढ़ा 15.5 डिग्री सी, यानी कि बाय 1 डिग्री सी। बॉडी के टेम्परेचर को इनिशियली मान लिया गया कि बॉडी 14.5 डिग्री सेल्सियस पे है, वो 1 डिग्री अगर सेल्सियस में इंक्रीमेंट हुआ है टेम्परेचर का तो वो 15.5 डिग्री सेल्सियस पे हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन आ गया, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी ऑफ सर्टेन मास टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सी और फ्रॉम 14.5 डिग्री सी टू 15.5 डिग्री सी। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, बाय अ बॉडी टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री सी। Heat absorbed by a body to increase its temperature by 1 degree C. It is given by C dash equal to Q by del T। अगर इसका SI यूनिट करोगे तो हमारे पास SI यूनिट के लिए क्या क्या हो सकता है, जूल, टेम्परेचर को केल्विन में भी ले सकते हैं, जूल पर केल्विन, जूल पर डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, कैलोरी के फॉर्म में भी लिख सकते हो जूल के जगह। इट्स अप टू यू कहाँ किस यूनिट का जरूरत है, वो क्वेश्चंस या फिर सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का ये बेसिक सा डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग समझते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा भी है, वही है, इट इज नथिंग बट दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है, ये हम लोग को पढ़ना है, इसीलिए इसको अलग से फिर से बता रहे। तो ये तुम बोलोगे कि सर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फिर फर्क क्या हो गया, डिफरेंस क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी, दोनों ही चीज में क्या है, ऑब्जेक्ट के हीट एब्जॉर्ब करने के कैपेसिटी के बारे में डिस्कस किया गया ना, बट दोनों में डिफरेंस क्या है पता है, मास का यहाँ पे यूनिफिकेशन है, मतलब मास कंसिडर करते हैं, अगर यूनिट मास को कंसिडर कर लोगे तो वो हीट कैपेसिटी स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर मास के लिए हो जाता है। कैसे, देखो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या था, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी ऑफ सर्टेन मास। हियर मास इज नॉट वेल डिफाइंड, बॉडी कैसा भी हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, ऑफ सर्टेन मास टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सी। ये बात समझ रहे हो। बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है, इसमें मास को स्पेसिफाई करना पड़ता है। It is the amount of heat required by a unit mass of the body to increase its temperature by 1 degree C, that is from 14.5 डिग्री C to 15.5 डिग्री C। ये बात सभी को समझ में आ रहा है, 14.5 डिग्री C to 15.5 डिग्री C। तो यहाँ पे अलग क्या मिला, यूनिट मास, यानी कि अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो इट कैन बी डिनोटेड बाय हीट रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट मास टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा स्पेसिफिक कैपेसिटी हो जाएगा। स्पेसिफिक इसीलिए वर्ड दिया गया है, यहाँ पे जो वर्ड स्पेसिफिक का यूज किया गया है ये इसीलिए दिया गया क्योंकि हियर मास इज स्पेसिफाइड। हीट कैपेसिटी में क्या था, पूरे बॉडी को हम लोग एट रैंडम ले लिए, ये हीट कैपेसिटी का केस है।
और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बॉडी तो है बट उसका यूनिट मास, अगर मान लो इसमें से छोटे से मास को तोड़ लो और उसमें से एक छोटे से यूनिट मास को कंसिडर कर लो, ये पूरा एम मास है और ये यूनिट मास में मान लो डीएम मान लेते हैं, बहुत छोटा सा यूनिट मास, तो उस यूनिट मास का एबिलिटी हीट को एब्जॉर्ब करने का कितना है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमें निकाल के देगा। ये क्या है, ये एक अप्रॉक्सीमेट कंसेप्ट है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हमें निकाल के देगा, बट अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर यूनिट मास का बता देगा तो बॉडी अगर रेगुलर बॉडी है तो उसका पूरा मास निकालना आसान है, तो पूरी तरीके से उसके मास को निकाल लेंगे और उसका टोटल एनर्जी कंटेंट या हीट कंटेंट आसानी से निकल के पता चल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है, इसमें भी डिफरेंस समझ में आ गया। तो इसका ऐसा यूनिट अगर लोग क्या हो जाएगा, जूल पर केजी और पर केल्विन या जूल पर केजी पर डिग्री सी, डिपेंड करेगा कहाँ किसका क्या यूज है, वो अपने हिसाब से तुम लोग कर सकते हो। तो ये समझ में आया कंसेप्ट, मिटा दे इसको। तो हमारे पास इन सब चीजों का एक वेल डिफाइंड नोट्स भी तैयार हुआ और कंसेप्ट के मामले में हम लोगों ने कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से देख लिया है ना। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बेसिस पे कई सारे एग्जाम्पल है जो असाइनमेंट के रूप में आप सभी को दिया जाता है कि आप पढ़िए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़िए, हीट कैपेसिटी के बारे में डिटेल में पढ़िए, कहाँ की सब्सटेंस का कितना ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, कहाँ की सब्सटेंस का कम है, उसका क्या यूज़ है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़िए, है ना। ये सब हम लोगों को अब समझ लेना है कि यहाँ से हीट को इस तरह पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि हीट चैप्टर को लेकर के बहुत बच्चों में थोड़ा सा एक स्ट्रेस जैसा मतलब फीलिंग आ जाता है कि सर ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, कुछ समझ में नहीं आता है, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है। तो इन सभी के डिफरेंस को समझाने के लिए जितना एफर्ट हो सकता था वो मैंने दिया। अब आपका काम होता है कि आप बुक को अच्छे पब्लिकेशन या अच्छे राइटर के बुक को लो, उसको खोलो और पढ़ो। जितना डीपली कंसेप्चुअली पढ़ोगे बात को उतना समझ में आएगा। लेक्चर को देखो उसके बाद बुक को पढ़ो तो क्या होगा, दिमाग उस चीज़ को रिकॉल करता है कि हाँ ये बात सर ने बताया था, अब हम कनेक्ट कर सकते हैं टॉपिक्स को, अब हम टॉपिक्स को कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। एक्सक्यूज मी, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो जो बात हम लोगों ने अभी डिस्कस किया उसको अब घर पे बैठ के थोड़ा सा और अच्छे से डीपली समझना है, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे एनामोलस बिहेवियर और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फेज चेंज के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेज चेंज समझने के बाद हम हीट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए बेसिक्स हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑलराइट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।